ओके जी स्टूडेंट्स, तो इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हो गई और हमारा लेक्चर यहाँ तक रुक गया था। पार्ट ए हम सॉल्व कर चुके हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन हम लोग कौन से कर रहे हैं? टॉपिकल पास्ट पेपर है 278 पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर 8 अकॉर्डिंग टू द टॉपिकल पास्ट पेपर एंड ईयरली के हिसाब से दिस इज वेन्यू 2018 पेपर 23। सो पहला पार्ट हमारा हो चुका। जो डेटा हमें दिया था उस हिसाब से हमने कैलकुलेशन करके फाइंड कर लिया कि पूरा वीकली प्रॉफिट, वीकली कंट्रीब्यूशन कितना है। Now, additional information पढ़ते हैं। The directors are planning to hold a 4-week price promotion on its most popular product। यानी अभी लोग कोई बिजनेस डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि कोई प्राइस में कुछ तरह खेल के देखते हैं सेल्स बढ़ाने के लिए। The directors plan to reduce the selling price of the product by 20% over the whole 4 weeks of the promotion. Right now, your selling price is 3.6 and now they are trying to reduce it by कितना परसेंट? 20%। तो साइड में कहीं कैलकुलेट करके रख लो, कितना हो जाएगा? 2.88 हो जाएगा। ठीक है, कहीं साइड में कैलकुलेशन आपने कर ली, 20% माइनस करके अपने पास रख लिया। तो 2.88 विल बी योर न्यू सेलिंग प्राइस। आगे आते हैं, फिर लिखा है उसने द फोरकास्ट दैट एडिशनल सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट विल बी 150% ऑफ द करंट सेल्स। अभी आपका कितना यूनिट बिकता है? 2000 यूनिट बिकता है। आप 2000 पे 150% मान लीजिए या सिंपल 2000 का 1.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक ही बात है। कितना किस पे? सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट विल बी 150% ऑफ द करंट सेल्स। तो 150% निकालने के लिए करना पड़ेगा ना, तो उसको फिर ऐड कर लेंगे ना। बात तो वही हो गई, 150% निकाल लो और उसके अंदर वो ऐड कर लो या डायरेक्ट 250 कर लो, एक ही बात है। सही है, तो जरा ये भी यूनिट्स निकाल के रख लो। कितने यूनिट्स हो गए? 3000 यूनिट्स ये और 2000 यहाँ के, तो 5000 यूनिट बिकेगा टोटल आपका। सही है, तो वीकली यूनिट अब 5000 यूनिट हो गए। आगे आ जाइए, द कंपनी विल इनकर एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ $6000 टू रन द प्रमोशन। यानी अपनी फिक्स कॉस्ट को ये लोग $6000 से बढ़ाने वाले हैं। द डायरेक्टर्स फोरकास्ट दैट यूनिट वेरिएबल कॉस्ट विल रिमेन एज दे करंटली आर। यानी इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं, मटेरियल लेबर सब कुछ उतना ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं हो रही वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। अब वो आपसे पूछ रहा है पार्ट बी में, कैलकुलेट द टोटल फोरकास्ट यूनिट्स टू बी सोल्ड इफ द डायरेक्टर्स प्रोसीड विद द प्रमोशन। सबसे पहले उसने यही मांग लिया कि भाई कितने यूनिट्स बिकने वाले हैं। वो तो आप ऑलरेडी पहले निकाल चुके हो, लेकिन अब राइस को करके भी दिखा देते हैं। सो यहाँ पे हम पार्ट बी को सॉल्व कर लेते हैं। फोरकास्ट यूनिट्स सोल्ड के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? करंट यूनिट्स कितने हमारे पास? 2000 पर वीक। तो सिंपल इसके ऊपर आप लगाओ 150%, दैट मेक्स कितना? 3000 हो गया। अब आपका 2000 और 3000 मिलके बन जाएगा 5000 यूनिट्स पर वीक। इसने हमसे पर वीक ही मांगा है, इसने हमसे डेटा मांगा है total forecast units to be sold if the directors proceed with the promotion। नहीं समझ रहे थे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि वो फिक्स्ड कॉस्ट में तब्दीली आ रही है। तो सही है, इसने तो अभी सिर्फ यूनिट्स बोला है ना सर। तो वो टोटल फोरकास्ट यूनिट्स का फॉर्मूला देखिए, सर टारगेट सेल्स वाला नहीं लगे। वो तो जब आपको कोई टारगेटेड प्रॉफिट दिया होता है ना, इधर आपसे कोई टारगेटेड प्रॉफिट नहीं। उसने तो उन पर बोला अभी जो प्रमोशन करने जा रहे हो उसका इंपैक्ट उसने खुद ही ने बता दिया ना, 150% से सेल्स बढ़ जाएंगी। मैं सिर्फ इतना देखना चाह रहा हूँ कि ये सेल्स जो हैं ये ओवर द टाइम 4 वीक्स, हाँ क्योंकि 4 वीक्स में उसने बोला 20% ओवर द होल 4 वीक्स ऑफ प्रमोशन। हाँ तो फिर मल्टीप्लाई बाय 4 भी करिए, ये पर वीक हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आपके पूरे मंथ में बिकेंगे 20,000 यूनिट्स पर मंथ। देख भी लेते हैं, एक बार टैली भी कर लेते हैं आंसर, ताकि फिर आगे उसी के हिसाब से चलना होगा। एरर अगर हो जाएगा तो फिर आगे का पूरा क्वेश्चन अफेक्ट होगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग सब लोग वापस ज्वाइन कर चुके हैं। काइंडली कोई भी अभी भी इशू हो रहा हो, एरर हो रहा हो, बताइए वीडियो ऑडियो में जो भी है। जी बिल्कुल सही, 20,000 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा अब बच्चों का सवाल आ रहा है कि सर इसमें आपने टारगेट यूनिट्स का क्यों फॉर्मूला नहीं लगाया, टारगेट सेल्स वाला? लास्ट क्लास में तो आपने लगाया था टारगेट सेल्स वाला फॉर्मूला। वजह ये थी बेटा कि लास्ट क्लास में उसने हमें टारगेटेड प्रॉफिट भी दिया था।
उसने ये सवाल पूछा था कि कितने यूनिट्स बेचूंगा तो इतना प्रॉफिट मिलेगा। जब आपको टारगेटेड प्रॉफिट दिया हुआ होगा तो टारगेट सेल्स वाला पहुंचता रहेगा। ये तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। उसने सिंपल बोल दिया भाई प्राइसेस कम करोगे इतना परसेंट से यूनिट्स बढ़ जाएंगे, तो हमने वो तो सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की। अब आ जाइए आप आगे, पार्ट सी, कैलकुलेट द एडिशनल प्रॉफिट और लॉस इफ द कंपनी प्रोसीड्स विद द प्रमोशन। ये अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल बहुत पूछता है। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए रहना है आपको रेडी। पहले तो ये करवाएगा छोटे मोटे कंट्रीब्यूशन निकाल दो, ब्रेक इवन निकाल दो, ये इसके नजदीक छोटे छोटे से काम है। असल ये अब से आपको थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि ये चीजें को चेंज करने का बोल रहा है, आप चीजों को चेंज करके फिर आप वापस से प्रॉफिट निकालोगे। ये इस टाइप की रिक्वायरमेंट इसको ज्यादा पसंद है। सो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ये रिक्वायरमेंट्स ज्यादा टेस्ट हो रही हैं आजकल कंपैरेटिवली। जो अभी तक हमने करे ना पास पेपर वो थोड़े से सिंपल थे, तो सिंपल सिंपल फॉर्मूला लगा के आंसर मिल रहा था। ये वाले आंसर आजकल ज्यादा ये टेस्ट कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पार्ट सी यहीं से स्टार्ट लेते हैं। अब उसने बोला है भाई इंक्रीज कितना हो रहा है प्रॉफिट, उसके लिए बेटा आपको सबसे पहले तो नया कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा। ये तो था पुराना कंट्रीब्यूशन, अब आपको नया कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा। अभी अभी आप सब लोगों ने बोला सेलिंग प्राइस न्यू कितनी हो गई है, अभी अभी आप लोगों ने निकाला था 20% कम करने के बाद 2.88 ऐसा ही है। तो अब 2.88 आपका सेलिंग प्राइस हो गई है। नाउ उसने कहा कि वेरिएबल कॉस्ट जो होगी वो वही रहेगी जो पहले थी। बोला उसने वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं हो रही है, तो हमें पहले वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करनी चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट के बगैर तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा ही नहीं। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे ढूंढेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पे वापस चलें, पार्ट ए पे वापस देखें। सीएस रेशियो क्या है 45%, इसका मतलब है सेल्स का 45% इज कंट्रीब्यूशन। तो 65% क्या है 55%, सॉरी 55% क्या है वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स का 45% अगर कंट्रीब्यूशन है तो 55% क्या हुआ वेरिएबल कॉस्ट हुई ना। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो बेटा अगर मेरी जो कंट्रीब्यूशन है वो 45% है सेल्स का, तो 55% वेरिएबल कॉस्ट की हुई ना। जनरल सी बात है, जर्नल कॉन्सेप्ट है, दिया हुआ नहीं कहीं भी लिखा हुआ कहीं भी नहीं है, लेकिन इट्स ऑब्वियस। तो सिंपल, मैं पुरानी वाली सेलिंग प्राइस का 55% निकाल लूं तो वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी मुझे। बताइए कितनी है वेरिएबल कॉस्ट, मुझे बताइए। वेरिएबल कॉस्ट में पुरानी वाली सेलिंग प्राइस है बेटा, क्योंकि पुराने रेशियो के हिसाब से हमारा चेंजेस नहीं हुई है। तो 3.6 का कितना परसेंट 55%, कितना बन गया बेटा $1.98। या ये भी नहीं करना था, और ज्यादा आसान करना था, तो आप कंट्रीब्यूशन पहले ढूंढ चुके हो, सेलिंग प्राइस भी आपके पास। सेलिंग प्राइस और कंट्रीब्यूशन में डिफरेंस क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट होती है। आप यूज कर सकते हो, दोनों तरीके बता दिए ताकि फ्यूचर में दोनों तरीके यूज करने आए। कभी कभार वो आपको इस तरह से ट्राई करेगा लिमिटेड डेटा देके, कभी कभार आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। तो अब आपके पास न्यू कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सिंपल क्या करना है, इसमें से ये माइनस करना है। बताइए कितना आ गया 0.9। सारी चीजें वर्किंग करते करते दिखानी है बेटा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, यूनिट से। कौन से यूनिट से, पुराने या नए? ये नए जो ऊपर आपने फाइंड किया, यूनिट जो अभी अभी आपने फाइंड किया दैट इज 20,000। तो ये बेटा आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। कितना हो जाएगा बताएं 18,000। ये आपके पास आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन मंथ का। अब यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि भाई ये आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, और साथ साथ the company will incur an additional fixed cost of 6,000 to run the promotion. The directors forecast that unit variable costs will remain as they currently are. चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी फिक्स कॉस्ट कितने से बढ़ रही है, इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट 6,000 से बढ़ रही है। लेकिन अभी जरा सबर, ये हमारा नया कंट्रीब्यूशन है और ये हमारा ओल्ड कंट्रीब्यूशन है। पहले जरा इनमें डिफरेंस देख लें, कितने से कंट्रीब्यूशन हमारा बढ़ गया ये देख लेते हैं। तो जरा डिफरेंस, इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन पहले निकाल लेते हैं। इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन,
increase in contribution we can easily calculate 18,000 minus 12,960 करिए जरा कितना बन रहा है, क्योंकि सवाल में उसने ये पूछा है कैलकुलेट द एडिशनल प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट नहीं पूछा। वर्डिंग्स पर ध्यान दीजिए, न्यू प्रॉफिट होता मैं आराम से भी निकाल लेता, लीजिए फिक्स कॉस्ट माइनस करना न्यू प्रॉफिट निकला। ये जब बोला उसने एडिशनल प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज कितना है, बताइए कितना आ रहा है इसमें से माइनस करें 5040 का आपके पास इंक्रीज आया है कंट्रीब्यूशन में, ऐसे ही अब कंट्रीब्यूशन में इतना इंक्रीज आया है और साथ साथ फिक्स कॉस्ट में कितना इंक्रीज आया है 6000, फिक्स कॉस्ट में आया है 6000 का इंक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, आपको कितने का नुकसान हो रहा है बताइए जरा। 1000 नहीं 1040 सही है ना यार, 960 लॉस में आएगा जी सर, यानी इतने से आपका लॉस इंक्रीज हुआ है। अगर आप इस हिसाब से कैलकुलेशन को देखें, पूरा नजर आ रहा है आप लोगों को, एक बार मैं कंफर्म कर लूं कोई हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो, बाकी सब नोट करें आप। कौन सा वाला पार्ट कर रहे हैं हम लोग, पार्ट सी, एडिशनल प्रॉफिट और लॉस बोला था ना सर, लॉस वाला मैं अपने हिसाब से देख लेता कभी, सही है भाई, एडिशनल लॉस हो गया इनको तो उल्टा ये करने की वजह से, तो ये आपका पार्ट सी का आंसर है। ये बात समझ आई सबको, ये जो कंट्रीब्यूशन को कंपेयर किया मैंने, पुराना कंट्रीब्यूशन पहले निकाल चुके थे, नया कंट्रीब्यूशन अपना कितना आया, दोनों में डिफरेंस किया तो पता चल गया कितने से कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन फिक्स कॉस्ट भी तो बढ़ रही है, कंट्रीब्यूशन तो बढ़ रहा है लेकिन फिक्स कॉस्ट भी तो बढ़ रही है ना, तो फिक्स कॉस्ट को अलग से जब लेस किया तो पता चला ये करने की वजह से फायदा तो नहीं हो रहा बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है $960 का। कॉपी है पार्ट सी डन सर, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट ना, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है, तो फिक्स कॉस्ट फिर अलग से उसके अंदर हम माइनस करते हैं ताकि हमारे पास प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो। ठीक है बेटा, इस पार्ट तक कोई क्वेश्चन अभी तक पूछना है पूछ लीजिए, सुकून से कीजिए, कोई जल्दी नहीं, आराम से कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करके कीजिए, सारी वर्किंग जरूर शो करिएगा, बस ये एक रिक्वेस्ट है, फौरन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा टाइम बचाने के लिए। सही है बेटा, चल 4 वीक्स का लॉस है ना जी, एक वीक का लॉस होता है वो फिर डिवाइड बाय 4 कर देता, क्योंकि तो डेटा सारा 4 वीक का ही दिया है, तो इसलिए उसने और साथ साथ पूछा भी क्या उसने आगे लिखा हुआ भी है कि कंपनी अगर प्रमोशन प्रोसीड करती है तो ऊपर ही उसने लिखा हुआ है कि वो पूरी 4 वीक की प्रमोशन है। आगे आ जाए पार्ट डी, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय व्हिच द करंट यूनिट सेल्स मस्ट इंक्रीज फॉर द प्रमोशन टू ब्रेक इवन, यानी अब हमें बताना है कि भाई कितनी यूनिट्स की सेल्स और इंक्रीज होनी चाहिए कि ब्रेक इवन हो जाए हमें तकरीबन। तो ब्रेक इवन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, एटलीस्ट कितना 6000 कमाना पड़ेगा। अभी हम कितना कमा रहे हैं 5040 तो हम ऐसे ही कमा रहे हैं, यानी इसका मतलब है हमें 6000 इस वक्त कमाना पड़ेगा तो हमें ब्रेक इवन हो जाएगा। कैलकुलेटर देखो, ये रहा मेरे पास, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, आपको बताता हूं।
कंट्रीब्यूशन हमने कंट्रीब्यूशन 0.9 आ रहा था, सही है। अगर मैं इसको प्लस कर देता हूँ तो 18,000 में कंट्रीब्यूशन के अंदर 12,960 प्लस 6,000, 18,960 का मान लो, सही है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब जो पार्ट डी है ना, इसके अंदर थोड़ी सी आपको लंबी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने परसेंटेज में पूछ लिया। यूनिट्स में पूछ लेता तो डायरेक्ट टारगेट सेल्स के यूनिट्स लग जाते हैं, लेकिन इसने परसेंटेज में पूछा है। तो खैर वही, पहले टारगेट सेल्स के यूनिट्स ढूंढ लेते हैं, फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर जो फॉर्मूला सिखाया था, मैं इसको एरेज कर देता हूं, इधर लिख देता हूं। यानी उसने हमसे ये पूछा है कि अगर मुझे ब्रेक इवन करना है तो ब्रेक इवन करने के लिए कितने परसेंटेज से यूनिट्स को बढ़ाना पड़ेगा, सही है। अभी तो उसने हमें दिया होता ना 150 यूनिट्स 150% से बढ़ने, लेकिन अब आपसे पूछ रहा है कि कितने परसेंटेज से मैं बढ़ाऊं तो मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा। तो एक तरीके से वो आपको टारगेट दे रहा है ना, ब्रेक इवन करके दिखाओ, यूनिट्स बताओ। तो टारगेट सेल्स का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। पहले टारगेट सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट और इसके बाद डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, बल्कि उसने आपको कुछ डेटा दिया हुआ, जिस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अगर हम लोग के हिसाब से अभी हमें लॉस कितना हो रहा है 960, और ये चाह क्या रहा है कि लॉस बिल्कुल भी ना हो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना है 18,000, अगर 18,000 की जगह 18,960 हो जाता तो जीरो हो जाता ना भाई। मैं अभी 18,000 कमा रहा हूं, अगर 18,000 में मैं ये लॉस क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस हिसाब से सोचता हूं तो मुझे कितने कमाने हैं, टारगेट प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट को मिला के 18,960। दैट विल मेक मी at a situation where I can make no profit no loss, break even। CPU आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना 0.9। तो जरा बताइए कितने यूनिट्स बनते हैं इस हिसाब से, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बनते हैं। फिक्स कॉस्ट और टारगेट प्रॉफिट मिला के क्या, ये प्लस भी तो करना है ना इसको फिक्स कॉस्ट, ये प्लस करके ही बताइए पहले। अगर देखा जाए तो फिक्स कॉस्ट माइनस भी कर रहा हूं ना मैं, तो ये तो मैंने तो डिफरेंस से माइनस किया ना, मैंने पहले की वैल्यू भी तो ली ना। अभी तो आप सिंपल ये देखो ना कि आपको लॉस कितना हो रहा है 960 को ना, 960 के अंदर या तो फिर आप पुराने वाले प्रॉफिट को, पुराने वाले कंट्रीब्यूशन को प्लस करो फिक्स कॉस्ट, तो भी आंसर यही आएगा। 21 मैंने डायरेक्ट नई वैल्यू ले ली है, यूनिट्स आ रहे 21,067। 21,067। अब ये हैं पूरे मंथ के यूनिट्स, ऐसे ही है। इसको डिवाइड बाय 4 करो, कितने यूनिट्स बच रहे हैं, 5267 यूनिट्स। यानी मुझे वीकली सेल्स कम से कम इतनी चाहिए। मेरी एग्जिस्टिंग सेल्स कितनी है, 2000 है, ऐसे ही एग्जिस्टिंग सेल्स मेरी इतनी है और मुझे चाहिए इतनी सेल्स। तो परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब भी आप परसेंटेज चेंज निकालना चाहते हैं तो सिंपल क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू अपॉन ओल्ड। यहाँ पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स यहाँ पे इसकी आपने एग्जामिनर ने आपकी टेस्ट ये 2000 कहां से है, किसका एग्जिस्टिंग सेल्स, किसमें एग्जिस्टिंग सेल्स, हाँ ये 2000 कहां से है, सवाल स्टार्ट कर दिया हुआ है, स्टार्ट में ही बताया हुआ कि 2000 में तो सबसे पिछला वाला। हाँ, तो उसी से तो पूछा है उसने, उसी के हिसाब से तो पूछा है। बाकी इसने जो इन्फॉर्मेशन थी वो इनवैलिड कर दी ना, उसने आपसे पूछा कि कितना परसेंटेज सेल्स इंक्रीज होना चाहिए, तो वापस आपने वही वैल्यू ले ली। तो ओल्ड वैल्यू कितनी है, 2000 यूनिट्स है। न्यू वैल्यू कितनी है, 5267 यूनिट्स है। वापस से ओल्ड वैल्यू कितनी है, 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। बताइए कितनी आ रही परसेंटेज की वैल्यू। इतना परसेंटेज मुझे चाहिए इंक्रीज इन सेल्स, तब जाके मुझे होगा ब्रेक इवन। हाँ, एक ही बात,
साइन इग्नोर होगा। 163.35%. 163.35%, यानी अभी जो पार्ट सी था उसमें मेरी सेल्स कितने परसेंट से बढ़ रही थी? 150 से। हमने ढूंढ ली वो परसेंटेज कि अगर इतने परसेंटेज बढ़ जाएगी ना तो हमें ब्रेक इवन हो जाएगा, फिर हमें लॉस नहीं होगा। तो इसमें एक तरीके से इसने आपको थोड़ा सा ज्यादा काम करवाया है। फाइंड हमने टारगेटेड सेल्स की फॉर्मूला से की, जैसे हम टारगेट सेल्स का फॉर्मूला ढूंढते हैं वैसे ही किया, लेकिन फर्क सिर्फ कितना है? फर्क ये है सिर्फ कि यहाँ पे उसने परसेंटेज में मांग लिया आपसे। आपसे उसने डायरेक्ट ये नहीं बोला कि आपको कितने यूनिट बेचने हैं। ये पूछता ना कितने यूनिट बेचने हैं तो आपका आंसर ही होगा कि आपको इतने यूनिट बेचने, लेकिन उसने ये नहीं बोला, उसने बोला कितने परसेंटेज से बढ़ेगा। परसेंटेज से बढ़ाने के लिए पहले आपने इसको डिवाइड किया 4 वीक से, ताकि आपको वीकली डाटा आ जाए, क्योंकि सवाल के स्टार्ट में आपको डाटा वीकली दिया हुआ, इस वजह से मुझे वीकली तक पहले पहुंचना पड़ा। फिर वीकली डाटा के बाद फिर मैंने कंपेयर किया 2000 और इसको परसेंटेज है मैंने निकाला। लंबी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि लंबी उसने करवाई, इस वजह से हमें इतना डिटेल्ड आंसर कैलकुलेशन के साथ देना पड़ा। अब बताइए इसके बाद आपसे क्या पूछना है? काफी डिटेल्ड क्वेश्चन है ये, लंबी करे जा रहा है, बस सीधे तरीके से पूछ नहीं रहा है। क्या है भाई इसके बाद? Advise the directors whether or not they should proceed with the promotion. Justify your answer using both financial and non-financial factors. अब ये तो प्योर बिजनेस थ्योरी है, यानी बिजनेस के अंदर भी ऐसी थ्योरीज तो आती है ना कि अगर आप प्रमोशन करोगे तो भाई कहीं ना कहीं फायदा होगा, कहीं ना कहीं नुकसान होगा। फायदा क्या होगा प्रमोशन का? हो सकता है इमीडिएट सेल्स ना आ रही, इमीडिएट सेल्स ना आ रही, इमीडिएट प्रॉफिट ना आ रहा हो, इमीडिएटली नुकसान हो रहा है। कितने का? 960 का। बट यार आप बिजनेस करते हो तो सिर्फ इमीडिएट रिटर्न्स तो नहीं देखते हो, आप लॉन्ग टर्म देखते हो ना। यानी इसका मतलब ये है कि आप लॉन्ग टर्म सोचते हो, फौरन तो रिजल्ट नहीं आता ना। आज प्रॉपर्टी खरीदते हो तो क्या मतलब है 1-2 साल के अंदर ही सोचते हो रिटर्न आ जाएगा? नहीं, सोचते हो ना कि 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद रिटर्न आएगा। तो भाई जब प्रमोशन करते हैं तो हम थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, फौरन से इमीडिएट रिटर्न्स नहीं आते हैं। यहाँ पे हम ये बात भी रख सकते हैं। हाँ, लेकिन डिसएडवांटेज तो है, लॉस तो हो रहा है। सर ये भी लग सकता है कि ये सिर्फ एक एस्टिमेशन था कि फोरकास्ट। बिल्कुल, ये भी लिमिटेशन है कि यार ये आप जो फोरकास्ट बता रहे हो तो एक अंदाजा ही है, गारंटी तो नहीं है। ये 150% से इंक्रीज हो रही हो सकता है 150% से ज्यादा से इंक्रीज हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताने के बाद आप अपना ओपिनियन देते, क्या ओपिनियन देते हो? इसको प्रमोशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? नहीं चाहिए यार, क्यों नहीं करनी चाहिए? इमीडिएटली अगर थोड़ा बहुत नुकसान भी हो रहा है तो आप बर्दाश्त कर लो, मार्केटिंग हो रही है आपकी, मार्केटिंग में तो खर्चा होता ही है ना। लॉन्ग टर्म के अंदर रिजल्ट्स मिलेंगे, मार्केट मिलेगी, आपको जाके ब्रांड वैल्यू आपकी बढ़ेगी। सो आप कर सकते और मना भी कर सकते, ओपिनियन के अंदर मना भी कर सकते। मना क्या कर सकते हैं हम कि भाई क्या जरूरत है प्रमोशन आपको प्राइस कट करने की, जब आपका प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है और आपको अगर प्राइस कम करने की वजह से नुकसान हो रहा है तो फिर आपको प्राइस कम नहीं करनी चाहिए। आप ये भी ओपिनियन दे सकते, ओपिनियन के ऊपर मार्क देगा एग्जाम, लेकिन ओपिनियन से पहले दोनों साइड स्टोरीज बतानी पड़ेगी, एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस। फिर इसके बाद कौन सा पार्ट है हमारे पास? पार्ट एफ में लिखा हुआ है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का पर्पस ये होता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कैलकुलेशंस चेक कर सके कि एग्जैक्टली आपको कितने यूनिट्स चाहिए ब्रेक इवन करने के लिए, कितने यूनिट्स चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रीच करने के लिए, कितने यूनिट्स चाहिए आपको अपनी टारगेटेड सेल्स तक पहुंचने के लिए। इस तरीके के डिसीजन, यानी जो फॉर्मूलाज सीवीपी एनालिसिस में लिखे हैं यही उसका मकसद है। सीवीपी एनालिसिस हम पढ़ते ही इसीलिए ताकि हमें ब्रेक इवन का पता चले, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पता चले, हम कितने परसेंटेज से सेफ है, हमें कितनी यूनिट्स चाहिए, वही सारी बातें जो अभी तक पढ़ाई है यही बातें आपको यहाँ पे लिखी। फिर इसके बाद आपके पास पार्ट जी है स्टेट 4 assumptions ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। हाँ भाई ये है, और जिसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हो या ब्रेक इवन एनालिसिस हो बहुत फायदेमंद चीज है, लेकिन assumptions उसकी बड़ी awkward सी। सबसे पहली assumption क्या है? all units produced must be sold। ये कैसी बात है, कैसे हो सकता है? जरूरी तो नहीं है सारे यूनिट्स बने हो सब बिक जाए, लेकिन assumption है। दूसरी assumption ये है that selling price will remain same। क्यों? selling price चेंज नहीं हो सकती है। फिर तीसरी चीज variable cost will remain same। Again, this is another assumption why variable cost remains same। भाई इन्फ्लेशन का फैक्टर है, आपकी सप्लाई की शॉर्टेज हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है।
तो ये भी एक लिमिटेशन। और फिर आखिरी लिमिटेशन ये है कि आपकी जब ब्रेक इवन एनालिसिस होता है तो उसमें वैसे तो अब चार्ट नॉर्मली नहीं आता, लेकिन जब चार्ट हम बनाते हैं, ब्रेक इवन चार्ट जब हम बनाते हैं, उसमें हर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल इन रियलिस्टिक लाइफ? कभी रियलिस्टिक लाइफ में ग्राफ देखें, चार्ट अभी रन रेट देख रहे हो ना आप लोग, रन रेट कैसी बनती है? अप एंड डाउन जिगजैग करके बनती है ना। किसी भी आप स्टॉक मार्केट की आप उठा लें या किसी भी जगह की आप रन रेट या एवरेज चार्ट उठा लें, चार्ट हमेशा जिगजैग बिल्कुल अनइवन होता है। लेकिन आप जब कभी भी ब्रेक इवन चार्ट देखेंगे ना, ब्रेक इवन चार्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस। दिस इज अनदर assumption how it can be possible in practical life। इतना स्मूथली तो कभी भी नहीं हो सकता। तो ऐसी कुछ assumptions हैं जो CVP एनालिसिस अज्यूम करता है कि हाँ भाई ऐसा ही होगा, जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही होगा। ये भी हो सकता है फिक्स कॉस्ट बढ़ जाए, रेंट बढ़ जाए, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल पॉसिबल। आप फिक्स कॉस्ट को भी कांस्टेंट समझ के बैठे हैं, लेकिन हो सकता है इन शॉर्ट टर्म फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाए। आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाए तो वो फिक्स कैसे हुई? भाई प्रोडक्शन की वजह से चेंज नहीं होती फिक्स कॉस्ट, मैंने पहले ही बताया। फिक्स कॉस्ट किसी और वजह से चेंज हो सकती है। भाई महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, एम्प्लॉय काम करने के लिए तैयार नहीं, बोलते नहीं सर बाजार नहीं हो रहा, मेरे पैसे बढ़ाओ। बढ़ाने पड़ेंगे ना भाई, सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, ऐसा जरूरी नहीं है। फिक्स कॉस्ट है तो फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन की वजह से चेंज नहीं हो रही, लेकिन दूसरे फैक्टर की वजह से चेंज फिर भी हो सकती है। तो इसलिए ये भी असम्पशन है जो कि सीवीपी एनालिसिस कंसीडर कर रहा होता है। ये हमारा पूरा सवाल हो गया विद थ्योरी। कॉपी कर लीजिए, इस पूरे सवाल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग करने वाले हैं। सर ये क्वेश्चन ये होगा इस वाला, इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है बेटा अकाउंट्स के अंदर ये मजे की बात ये है कि बिजनेस की तरह पैराग्राफिंग जरूरी नहीं है। आप बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं, जैसे नोट्स बनाते हैं, 2 बुलेट पॉइंट में 2 बेनिफिट लिखे, 2 बुलेट पॉइंट में 2 नेगेटिव लिखे, इन द एंड ओपिनियन। इतना ही बिजनेस के अंदर होती है ना पैराग्राफिंग ऐसे वगैरह, इधर जरूरत नहीं है, बस पॉइंट सही होना चाहिए। चलो शाबाश, इसको कंप्लीट करें। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछें, और यहीं पे बैठे बैठे अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर दीजिए, इसी का अगला क्वेश्चन बेटा। शाबाश, जल्दी से। क्या बेटा? प्रमोशन मतलब मार्केटिंग, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट हो गई या कोई बाय वन गेट वन ऑफर हो गई, ये सब प्रमोशन। क्वेश्चन नंबर 9 शुरू कर दिए, ये कर लिया था आपने। क्वेश्चन नंबर 9 में रिलेटिवली स्ट्रेट पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, लेकिन फिर वही उसने सी से ही कराया, सी से ऐसे ही कराया। पार्ट ए भी ऐसे ही है, लेकिन सी से आप ये शुरू हो गया, ऐसे हो जाता तो ऐसे कर लो, ऐसे हो जाता तो यही तो गेम है बेटा, इसी में तो दिमाग चलता है। सर क्वेश्चन सीधे सीधे आंसर आएंगे तो फायदा क्या? क्वेश्चन 13 सिंपल, वो बाद में कर लेंगे, अभी आप क्वेश्चन नंबर 9 निकालिए। क्या क्वेश्चन नंबर 9 निकालिए करने के बाद से।
क्वेश्चन नंबर 9 शुरू कर दे बेटा सब। क्वेश्चन नंबर 8 जिसका हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर दे। जो भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। जल्दी स्टार्ट करें। नोट्स कैरी किया करो, नोट्स कैरी करना पूरा पेज से सारे। क्या ब्रेकिंग का फॉर्मूला आता है? ब्रेकिंग का फॉर्मूला टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। अब आप ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे लीजिए, कंट्रीब्यूशन पर जो होगा अपना सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल, तो 20 माइनस 8 माइनस 5 माइनस 6। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 9 करने का विश शुरू के। ए और पार्ट बी तो बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसके बाद जो कहानी है वो इंटरेस्टिंग है, उसके बाद आपको चीज़ें करनी होगी। स्टार्ट करें इसको। कोई भी क्वेश्चन है तो फिर पूछें मुझसे।